हेलो बच्चों, मैं भावेश सर आज आप सभी के सामने आपको मैथ्स पढ़ाने आया हूं। आज हम मैथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हमारा ज्योमेट्री यानी रेखा गणित। बच्चों, ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, हम इस चीज को एक बार अच्छे से अगर समझे तो हम देख सकते हैं कि कोई भी शेप, कोई भी साइज, किसी भी आकृति की साइज, उसका डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना हो तो हम उसको ज्योमेट्री वाले पोर्शन यानी रेखा गणित वाले भाग में पढ़ते हैं। बच्चों, एक अच्छी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको अक्सर स्कूलों में नहीं बताई जाती है वह अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि जो मैथमेटिशियन हमारा ज्योमेट्री के बारे में पढ़ता है वह हमारा जियोमेटर कहलाता है, या फिर जो मैथमेटिशियन ज्योमेट्री के बारे में ज्यादा रिसर्च करता है, उसको और आगे फर्दर पढ़ता है, वो है हमारा जियोमेटर कहलाता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और ज्योमेट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है हमारी क्लास 9th का, क्लास 7th के अंदर और क्लास 6th के अंदर भी इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो आज हम इसको जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं हर एक बेसिक टर्म, हर एक बेसिक पॉइंट जो हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आज जो हम ज्योमेट्री का सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं और कोण। बच्चों, अगर हम लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं और कोण की बात करें तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म्स यानी कुछ इतनी सामान्य बातों के बारे में अगर जान लें जो कि हमारे चैप्टर के लिए बिल्कुल कंसेप्चुअल बातें हैं, जो हमारे इस चैप्टर को और मजबूत करने में हमारी मदद करेंगी, तो पहले हम उन बातों को देख लेते हैं। तो बच्चों, हम लाइंस एंड एंगल्स में आगे बढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक टर्म्स यानी कुछ सामान्य भाग के बारे में बात कर लें तो हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब आप सबको मैं इन कुछ बेसिक टर्म से मिलवाता हूं, आइए चलते हैं। बच्चों, अगर हम लाइन की बात करें यानी हम सिर्फ लाइंस के बारे में बात करें तो उसको समझने से पहले सबसे पहला बेसिक टर्म जो हमें जानना होगा वो है हमारा पॉइंट, जिसे हम कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं, जिसे हम हिंदी में बिंदु के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा लाइन यानी रेखा, जिसे हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अगला है हमारा उसके बाद बच्चों लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, जो कुछ इस प्रकार दिखती है। और फिर आखिरी है हमारी किरण यानी रे, जो हमारी कुछ इस प्रकार दिखती है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब इस वीडियो में बच्चों आप हर एक बेसिक टर्म के बारे में बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं, जो कि डीपली और आपको उनके एप्लीकेशंस के साथ पढ़ाया जाएगा। बच्चों, जो हमारा पॉइंट है अगर हम उसकी बात करें तो आप सब देख पा रहे होंगे कि एक छोटी सी बिंदु दिख रही है। अब आप सबको लगेगा कि एक बेसिक टर्म ही है, छोटी सी बिंदु है, क्या ही महत्व होगा इसका। बच्चों, पूरी ज्योमेट्री जो है हमारी इस बिंदु के आधार पे चलती है। यानी अगर हम बात करें आपसे तो अगर सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पॉइंट यानी बिंदु जो होती है वह दिखती ही नहीं है, मतलब अगर हम उसे वास्तविकता में चाहें तो देख ही नहीं सकते हैं। यानी एक ऐसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसको हम जो विजिबल नहीं है, बट उसके बावजूद भी ये पूरी ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब आप सबको मन में आ रहा होगा कि सर कैसे, तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस पॉइंट के बारे में और अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, इस पॉइंट यानी बिंदु के बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। और अगर मैं आपको इस बिंदु को समझाने के लिए एक बहुत रिलेटेबल, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जो कि अगर आपने साइंस में अक्सर पढ़ा होगा, जिसे हम एटम के नाम से जानते हैं यानी परमाणु। बच्चों, जो एटम साइंस के अंदर काम करता है वही हमारा बिंदु यानी पॉइंट ज्योमेट्री के अंदर काम करता है। जैसे हम कहते हैं कि हर एक एलिमेंट जो होता है हमारा वो एटम से मिलकर बनता है, इसी प्रकार हमारी ज्योमेट्री की हर एक आकृतियां, हर एक शेप, वो सब हमारी बिंदुओं के समूह से मिलकर बनाई जाती है, यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट से मिलकर बनती है। अब इस पॉइंट को और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि इस पॉइंट के कितने प्रकार होते हैं। अब आप सबको लगा होगा कि इस पॉइंट के भी प्रकार होते हैं। हाँ बच्चों, इस पॉइंट के भी काफी प्रकार होते हैं। तो अब अगर हम पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है कोलिनियर पॉइंट और दूसरा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कोलिनियर पॉइंट्स को
हम हिंदी में संरेख बिंदु के नाम से जानते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम असंरेख बिंदु के नाम से जानते हैं। अब मन में सवाल आया होगा कि कोलिनियर मतलब क्या हो गया, यानी संरेख मतलब क्या हो गया। ठीक है, तो बच्चों कोलिनियर मतलब अगर इसको शब्द को ही हम तोड़ दें तो कोलिनियर मतलब हो गया, को मतलब तो सेम और लीनियर मतलब लाइन, यानी एक सीधी एक समान रेखा में आने वाली 3 या 3 से अधिक बिंदुएं हमारी कोलिनियर पॉइंट्स कहलाती हैं। अब इस चीज को समझने के लिए आप स्लाइड में देख सकते हैं कि यहां पे हमने 3 बिंदुएं बना रखी हैं और इन 3 बिंदुओं को जब एक रेखा इन 3 बिंदुओं से निकाली गई तो उन 3 बिंदुओं को एग्जैक्ट पॉइंट पे कट कर रहे थे। यानी अगर हम 3 बिंदुओं से एक रेखा का निर्माण करें तो वह एक लाइन बन रही थी हमारी। अब लाइन तो आप सब जानते ही हैं। तो इसी प्रकार हमारे कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो गए, एक ऐसे कुछ पॉइंट्स जो कि एक सीधी रेखा का निर्माण करने के काम आते हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गए कि सीधी रेखा का निर्माण कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी असंरेख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे कोलिनियर पॉइंट्स यानी हमारे संरेख बिंदु लाइन का निर्माण कर रही थी ना बच्चों, ऐसे ही नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमारी असंरेख बिंदु किसी भी शेप, कोई भी आकृति का निर्माण करती है। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है जो अक्सर हमें बताई नहीं जाती है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट शेप या आकृति का निर्माण करती है। हाँ बच्चों, मैं अगर बात करूं कि कोई भी 3 पॉइंट्स बना लूं, मैं अगर इन 3 पॉइंट को मैं जोड़ूं जो कि एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, परंतु अगर मैं इन 3 पॉइंट को आपस में एक दूसरे से जोड़ूं तो ये एक शेप का निर्माण कर दिया, जिस शेप को हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं, ट्राइंगल के। और इसी प्रकार अगर 4 पॉइंट्स होते तो ये स्क्वायर बना सकता था, रेक्टेंगल बना सकता था और कोई भी बहुभुज बना सकता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। देखो जैसे आप यहां देख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स तो हमने एक स्ट्रेट लाइन पे ले रखे हैं, परंतु तीसरा पॉइंट जो है हमारा एक स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठा के ले लिया हमने, जिससे वो कि एक रेखा में नहीं आए। परंतु जब हम तीनों पॉइंट्स को जोड़ा तो इसने एक शेप यानी एक आकृति का निर्माण कर दिया। और इन्हीं पॉइंट्स को हमने क्या बोला बच्चों? असंरेख बिंदु यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बच्चों अब हमें पॉइंट तो समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं लाइन के बारे में। यानी लाइन्स हमारी कुछ ऐसी रेखाएं जिनके बारे में हमने बहुत बार सुना है कि लाइन क्या होती है बच्चों। अब उस लाइन के भी कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है बच्चों हमारा लाइन यानी रेखा। बच्चों जो हमारी रेखा होती है वह क्या होती है, उसको बहुत अच्छे से अगर एक बहुत सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं आपको समझाऊं ना बच्चों, तो लाइन होती है हमारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट, यानी बहुत सारे बिंदुओं के समूह को अगर जोड़कर हमें कोई आकृति मिल रही हो जो कि एक सीधी रेखा में आ रही हो, जिसके अंदर कोई भी कर्व ना हो, तो वह हमारी लाइन कहलाती है। जैसे कि अगर आप यहां देखेंगे तो ये एक हमारी लाइन बनी हुई है, ठीक है। और इस लाइन को अगर हम मैग्नीफाई ग्लास से, जो कि वास्तविकता में पॉसिबल नहीं है, पर एक समझने के लिए अगर हम मैग्नीफाई ग्लास से इसको देखें तो ये बहुत सारे बिंदुओं के समूह से मिलकर बनी है। इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। अब नई बात यहां पे सामने आई कि एक एंड पॉइंट नहीं होते, यानी बिंदुओं का ऐसा समूह जिसका ना तो कोई ओर है और ना ही कोई छोर है। और ये जो साइन आप देख रहे हो ना बच्चों, ये एंड पॉइंट्स नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि इस रेखा को हम चाहें तो और आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये बिंदुओं का ऐसा समूह है बच्चों। एक रेखा जो होती है वह बिंदु का ऐसा समूह होती है जिसका ना तो कोई ओर होता है और ना ही कोई छोर होता है। यानी लाइन इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट which does not have any end point। तो समझ में आया बच्चों, लाइन यानी रेखा क्या होती है? काफी सारे बिंदुओं को जोड़ के जब एक रेखा बनती है जिसको और जितना मर्जी चाहे हम उतना बढ़ा सकते हैं, वह हमारी, जैसे कि हम रोड की बात कर ले, आप सड़कों पे चलते हैं तो उस सड़क का जब एक चौराहा आता है तो उससे 3 और छोर निकलते हैं, एक सामने जाता है, 2 इधर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चौराहा है उसे हम अगर एक बिंदु मान ले, एक लाइन का ऐसा अंतिम बिंदु जिसको हमने और खींचकर लंबा कराओ, जिसे हम किसी भी डायरेक्शन में और लंबा कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो लाइन है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। अब मैं समझ सकता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइन क्या होती है। तो बच्चों लाइन के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। अब इस लाइन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप सबको पता होनी चाहिए। हमें जब भी गणित पढ़ते हैं, गणित यानी मैथ जब भी हम पढ़ते हैं, तो उस मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट हमारे हमेशा क्लियर होने चाहिए। उसी प्रकार अगर लाइन के कुछ कंसेप्ट्स की बात कर लूं तो 2 बातें तो मैंने आप सबसे कर ही ली। क्या? तो हमारी सबसे पहली बात क्या थी? एक लाइन की डेफिनेशन
जो हमें क्या कहती है कि लाइन जो है एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिसके कोई भी ना तो ओर है ना कोई छोर है, यानी ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है, जिससे हम चाहें जितना चाहें उतना इन्फानाइटली बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग को ये बात समझ में आ रही है मेरी। इसी प्रकार दूसरी पॉइंट था जो हमारा वो ये था कि वो दूसरा पॉइंट जो मैंने आप सबको बता दिया कि इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं हो सकते, जिसको दोनों डायरेक्शन में जितना इन्फानाइटली चाहो उतना बढ़ा सकते हो, मतलब जितने दूरी तक आप चाहें उतना खींच सकते हैं इसे। तीसरा पॉइंट है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट कैसे? एक बहुत ही सिंपल सी बात करूंगा बच्चों में आपसे, वो ये थी कि इट हैज नो थिकनेस, यानी इस लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती है। ये एक 1D फिगर है। आपने 2D फिगर सुना होगा, 3D फिगर सुना होगा। आखिर ये 2D 3D होता क्या है बच्चों? ये जो D होता है हमारा, ये डायमेंशन बताता है। सबसे पहला डायमेंशन होता है हमारा लेंथ यानी लंबाई, दूसरा डायमेंशन होता है हमारा चौड़ाई, ठीक है, और तीसरा डायमेंशन होता है हमारा ऊंचाई यानी हाइट। इसी तरीके से जो लाइन है हमारी वो 1D फिगर होती है ज्योमेट्री की, जिसकी सिर्फ लंबाई होती है, कोई थिकनेस कुछ भी नहीं होती, यानी कि इसकी कोई चौड़ाई कुछ भी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं तो वही चीज है कि इट इज 1 डायमेंशनल, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये 1D होता है। आगे बढ़ेंगे, इस लाइन को अच्छे समझ में आ गया तो इस लाइन के दूसरे भाग पे चलते हैं जो कि है हमारा लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। बच्चों अब अगला पार्ट है यानी अगला भाग है हमारा लाइन का, वो है लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। और हम इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो वह है हमारी अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैव 2 एंड पॉइंट्स एंड फर्दर, यहां पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, एंड फर्दर कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी ना बच्चों, बिल्कुल अलग बात हो गई। एक बार इसे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से समझते हैं। रेखाखंड रेखा का एक ऐसा हिस्सा है जिसके 2 छोर होते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बड़ी जबरदस्त बात हो गई बच्चों ये तो, कि हमने लाइन पढ़ी तो लाइन क्या कहती थी कि एक ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट जिसके ना तो कोई ओर है ना ही कोई छोर है, आप अपनी मर्जी से जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो इसे। बट लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड बिल्कुल विपरीत बात करती है। होती तो ये भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही है, यानी बिंदुओं के समूह से मिलाकर ही बनाई जाती है, परंतु इसके ओर भी होता है और छोर भी होता है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी डिफाइंड होता है और एंडिंग पॉइंट भी डिफाइंड होता है। जैसे कि हम बात करें, अब सबने स्केल तो जानते ही हैं, हम सब पढ़ते हैं, आखिर हम सबके पास ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो स्केल कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है हम जानते हैं ज्योमेट्री का। तो उस स्केल की मदद से हम लाइन सेगमेंट समझ सकते हैं बच्चों। कैसे? एक स्केल जो होता है बच्चों, उसका कोई शुरुआती पॉइंट जैसे 0 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट जैसे 15 सेंटीमीटर का हमने स्केल ले रखा हो, तो 0 सेंटीमीटर जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो 15वां सेंटीमीटर जो आखिरी यूनिट है उसकी मेजरमेंट की, वह उसकी क्या है? एंडिंग पॉइंट। इसी प्रकार ये स्केल जो है हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया यानी रेखाखंड हो गया। कैसे? आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्केल ले रखा है, अगर मैं इसको 0 सेंटीमीटर बोल दूं और इस भाग को मैं 15 सेंटीमीटर बोल दूं या 6 सेंटीमीटर का स्केल कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये हमारा स्केल जो है वह एक लाइन सेगमेंट है जिसका ओर भी डिफाइंड है और जिसका छोर भी डिफाइंड है। समझ में आया बच्चों? लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पे। हाँ तो बच्चों अब एक बार इसका डेफिनेशन देख लें, ये क्या कहती है। डेफिनेशन ये कहती है कि रे इज अनदर पार्ट ऑफ अ लाइन, it is a combination of a line and a line segment that has an infinitely extending and one terminating end। यानी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि लाइन जो है हमारी यानी रे जो है हमारी, सॉरी, रे जो है हमारी एक ऐसा पार्ट है लाइन का जिसका एक छोर तो यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है परंतु कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, उसे जितना मर्जी चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो। इसे हिंदी में देख लें एक बार तो, किरण एक पंक्ति का दूसरा भाग है, ये एक रेखा और एक रेखाखंड का एक संयोजन है जिसमें एक असीम रूप से विस्तारित अंत और एक समापित अंत होता है। समझ में आया बच्चों? विस्तारित अंत यानी कितना ही बढ़ा सकते हैं, समापित अंत यानी एक शुरुआती पॉइंट। मतलब इसे अगर मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहूं तो सपोज करो एक बिंदु है, इस बिंदु से अगर मैं कोई रेखा निकालना चाहूं, ये जैसे रेखा, मेरा हाथ देख सकते हैं आप, ये रेखा मेरी जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ सकती है, इस रेखा को हम चाहें उतना मर्जी बढ़ा सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों एक अच्छा सा एग्जांपल दूं तो देखो, ये जो मेरा हाथ है इसे हम एक बिंदु मान लेते हैं। इस बिंदु से अगर मैं कोई रेखा निकालूं
जिसका शुरुआती पॉइंट तो हमें ये पता है कि ये हाथ यहाँ पे रुका हुआ है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट है, परंतु इस पेन को मैं जितना चाहूँ उतना दूर तक ले जा सकता हूँ, यानी इसका कोई एक्सटेंडिंग पॉइंट नहीं है। ये शुरुआती पॉइंट तो है हमारा, परंतु कोई एक्सटेंडिंग पॉइंट नहीं है हमारे पास। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो रे थी हमारा, एक स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पता होगा। जैसे सूरज, हम बात करते हैं ना सूरज की किरणों की, यहाँ पे भी आप लोग को दिख रहा होगा कि ये कौन ऐसे घुंघरालू बाल वाला लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे। बच्चों हमारा एक अगला वीडियो आएगा जहाँ पे आपको बहुत ही नए और बहुत ही यूनिक तरीके से हमने इस चैप्टर को पढ़ाया हुआ है। वहां पे ये लड़का जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है क्यूरियस चिंटू। नाम सुन के बड़ा मजा आया होगा ना बच्चों, क्यूरियस चिंटू। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उस वीडियो में। ये आपको अकेले खुद की इच्छा से खुद के अच्छे एग्जाम्पल दे के ये पूरा चैप्टर आपको बहुत ही विस्तारित तरीके में और बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाएगा। अभी इसका छोटा सा रोल है, एक बार समझ लेते हैं। एक दिन क्या होता है बच्चों कि ये सूरज से निकलती हुई किरणें, समझ में आ रहा होगा कि सूरज से निकलती हुई किरणें इस तक आ रही थी, हमारे चिंटू तक आ रही थी। यानी इस चिंटू को ये समझ में आ रहा था कि सूरज से जो किरणें निकलती है, वो हमें सबको पता है कि किरणें कहाँ से निकलती है, सूरज से निकलती है। तो मतलब सूरज क्या हो गया, किरणों के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। परंतु ये किरणें जो थी वो उस तक भी पहुंच रही थी और उससे दूर खड़े हुए उसके दोस्त तक भी जा रही थी। यानी इस किरणों का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं था, जितना मर्जी चाहे उतना दूर तक जा सकती है। तो समझ में आया बच्चों एक सूरज का एग्जाम्पल से कि हमें किरणें क्या होती है, यानी रे क्या होती है। इसी प्रकार हमारे लाइन के तीनों पार्ट यानी तीनों भाग यहीं पे समाप्त होते हैं। और अगला जो पार्ट है हमारा, उसमें हम एंगल्स के बारे में जानेंगे, और वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चों कि कितने प्रकार के एंगल होते हैं। एंगल यानी कोण क्या होते हैं। एंगल और कोण ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हमें लाइंस अच्छे से समझ में आ गई तो लाइंस की मदद से हम एंगल का निर्माण करते हैं। आगे अगली स्लाइड में यानी लाइंस की ही मदद से हम एंगल का निर्माण करते हैं। तो हमने अभी रे के बारे में अच्छे से समझ लिया है, यानी किरण के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है। अब एंगल पे बढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं, हम एक बार इस लाइन के तीनों पार्ट्स को एक साथ समझ लेते हैं। यानी लाइन, रेखा, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड और रे, किरण, इन तीनों को एक साथ जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लाइन को देखा था, वो क्या कहती थी, एक ऐसा बिंदुओं का समूह जिसका ना तो कोई ओर है और ना ही कोई छोर है, यानी अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट व्हिच डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और ये जो एरो दिख रहा है ना बच्चों, इसका मतलब यही होता है कि इस रेखा को आप और आगे तक बढ़ा सकते हो। अगला था हमारा लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस था कि दोनों तरफ एंड पॉइंट लगा दीजिए, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये उसके एंड पॉइंट्स ही हैं बच्चों, कि एक ऐसी रेखा बन रही है जिसका एंड पॉइंट है दोनों तरफ, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। अब आगे क्या था, लास्ट में किरण यानी रे, इन दोनों से मिलके बनी थी। क्या कि ये जो बिंदु है वो कह रही है कि आप इस जगह से स्टार्ट हो रहे हो, परंतु ये जो एरो है हमारा वो क्या कहता है कि आप कितना भी चाहें उतना मर्जी तक बढ़ सकते हैं। यानी स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, परंतु एक्सटेंडिंग पॉइंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले भाग पे चलते हैं, जो कि हमारा इस चैप्टर का एंगल्स यानी कोण। तो बच्चों अब आगे बढ़ने वाले हम कोण के ऊपर। अभी आपने जस्ट पिछली स्लाइड में किरण के बारे में पढ़ा, यानी रे के बारे में पढ़ा। तो बच्चों अगर मैं कहूं आपको कि दो रेज को, यानी कि ऐसी रेज जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता और एंडिंग पॉइंट नहीं पता, इन दोनों रेज को आपस में एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से मिला दिया जाए, ठीक है। अगर एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से मिला दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों रे का, परंतु इनकी कोई एंड पॉइंट नहीं है। इन दोनों का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ये दोनों शुरू होती है और आगे तक आ जाती है। अब इन दोनों के बीच में एक हिस्सा कुछ बन रहा है। अब एक ही पॉइंट से शुरू हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ हिस्सा एक बन रहा होगा बीच का। इस बीच के हिस्से को हमने बच्चों क्या कह दिया, एंगल यानी कोण। इस बीच के हिस्से को हमने क्या कहा बच्चों, एंगल, जिससे हम कोण भी कहते हैं हिंदी में। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार क्या होती है। इसकी डेफिनेशन कहती है बच्चों, एन एंगल इज अ फॉर्म बाय जॉइनिंग टू रेज टू ईच अदर बाय देयर कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट ही। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों क्या स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है, तो नहीं बच्चों, एंडिंग पॉइंट भी हो सकता है। क्या जरूरी है, क्या पता यहां से शुरू हुई हो, कोई एक कॉमन पॉइंट पे जाके टकरा गई हो बाद में, ठीक है, उससे एंगल बन गया हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कि स्टार्टिंग पॉइंट हो या एंडिंग पॉइंट हो। एक पॉइंट होना चाहिए जो कि कॉमन हो हमारा, और उसके बीच का जो हिस्सा होगा हमारा, यानी ये जो हिस्सा होगा हमारा, वह हमारा क्या कहलाएगा, एंगल यानी कोण। जिसे हिंदी में अगर हम कह दें
तो कोण दो किरणों को जोड़कर बनाया जाता है जिसकी एक समान बिंदु होती है। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसी प्रकार अब इतने आसानी से तो एंगल खत्म हो जाने वाला नहीं है, तो चैप्टर में मजा ही क्या आएगा। इस कोण के भी काफी प्रकार होते हैं और सबसे पहले जो 6 प्रकार हम पढ़ने वाले हैं जो कि रेखाओं की मदद से बनते हैं, उन 6 प्रकार के बारे में जानेंगे जो कि हम अगली स्लाइड में जानने वाले हैं। तो बच्चों हमारे टाइप्स ऑफ एंगल कितने होंगे? 6, यानी कोणों के प्रकार हमारे 6 होते हैं। और अब ये सिर्फ 6, बच्चे सोच रहे होंगे सर 6, हमने तो काफी सारे पढ़े हैं। तो बच्चों ये जो 6 प्रकार है ना, वो केवल और केवल लाइन की मदद से बनते हैं। यानी अगर हम सिर्फ रेखाओं की मदद से, कि रेखाओं को जोड़कर हमने कोई कोण बनाए हो, वह कोण हमारे केवल 6 प्रकार के होते हैं। अब आइए कि वो जानते हैं कि वो कौन कौन से प्रकार के कोण होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एंगल जानते हैं आखिर कौन से होते हैं। तो बच्चों सबसे पहला एंगल है हमारा एक्यूट एंगल, यानी नुवन कोण। बच्चों बड़ा ही सिंपल सा एंगल है, बड़ा ही सिंपल सा टाइप है, इसको समझना। ये कहता है कि अगर मेरे एक्यूट एंगल कहता है कि अगर मेरा मान 0 डिग्री से तो बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा हो तो मुझे एक्यूट एंगल के नाम से जाना जाएगा, यानी नुवन कोण के नाम से जाना जाएगा। जिसे हमने सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक ऐसा एंगल जिसको 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कहीं भी लाए करता हो तो वह हमारा एक्यूट एंगल यानी नुवन कोण कहलाएगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम घड़ी के माध्यम से समझेंगे। और बच्चों ये 6 के 6 प्रकार हम घड़ी के माध्यम से समझ लेंगे, इतने आसान प्रकार है। तो सबसे पहला प्रकार था हमारा एक्यूट एंगल। इसमें देखो, इस घड़ी में आप देख सकते हैं कि बच्चों 2 बज रहे। इस घड़ी में आप बच्चों देख सकते हो कि 2 बज रहे हैं। अब AM ले लो या PM ले लो, एक ही बात है, ठीक है। इस घड़ी में बच्चों 2 बज रहे हैं, तो हम देख सकते हैं ये जो हमारी आर एंड है और ये हमारी जो मिनट एंड है, इसके बीच में बनने वाला ये जो कोण है ना बच्चों, ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाया, यानी नुवन कोण कहलाया। समझ में आया बच्चों कि एक्यूट एंगल क्या होता है? तो अगली बार जब घड़ी में 2 बज रहे होंगे तो आप घर पे कैसे टाइम बताओगे कि मम्मी एक्यूट एंगल बज रहे हैं। समझ में आया? चलो मजाक छोड़ते हैं और अगले हिस्से पे बढ़ते हैं जो कि हमारा राइट एंगल। अब अगला है बच्चों हमारा राइट एंगल यानी समकोण। बड़ा ही आसान है ये भी। जैसे उसमें हमने बात करी 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा, अगर उनमें से कोई सा भी एंगल होगा तो एक्यूट एंगल यानी नुवन कोण कहलाएगा। ये बड़ा ही आसान है। इसको सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या कि अगर जब भी किसी भी कोण का मान हमारा 90 डिग्री होगा तो वह हमारा राइट एंगल कहलाएगा, यानी समकोण कहलाएगा। इसमें हमने आसानी से लिख रखा है द एंगल विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ऐसा कोण जिसका मान बिल्कुल हमारा 90 डिग्री आता हो। और इसको भी अगर घड़ी की मदद से देख लें तो इस घड़ी में बच्चों 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। देखो बच्चों, ये हमारी आर एंड होगी और ये हमारी होगी मिनट एंड। अब इसके बीच में जो कोण बन रहा है ना बच्चों, वह हमारा राइट एंगल बन रहा है जिसका मान हमारा 90 डिग्री होता है। तो अगली बार जब घड़ी में 3 बजेंगे तो क्या बज रहा है बच्चों? राइट एंगल बज रहा है, यानी समकोण बज रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आया। और एक और चीज आपने देखी होगी, जो नोटिस करी होगी, यहां जब मैंने कोण को बनाना चाहा तो मैंने ये इस तरीके से कुछ साइन का यूज करा, और जब मैंने यहां बनाना चाहा तो मैंने कुछ ऐसा साइन यूज करा। तो आखिर समझते हैं ये क्या है बच्चों? ये कोण तब बनता है जब दो किरणें आपस में, उनके बीच का हिस्सा होता है, तो ये जो शेप कुछ मिलती है वो कुछ इस कर्व के तरीके से मिलती है। परंतु जब भी कोई 2 रेखा आपस में स्ट्रेट खड़ी होती है तो उनके बीच में जो हमें कोण की शेप मिलती है वो कुछ इस तरीके से मिलती है। यानी आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक बार बहुत अच्छे से आसानी से समझे तो यहाँ पे जब 2 किरणों को हमने मिलाया तो इसके बीच में जो शेप हमें मिल रही थी वह कुछ कर्व के शेप में थी, जिसे हम एंगल बोल रहे थे। ठीक है, वह कुछ ये शेप थी। परंतु जब हमने राइट एंगल की बात करी तो यहाँ जो 2 स्ट्रेट लाइन से, एक बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है या फिर एक बड़ा ही अच्छी बात है जो राइट एंगल की है, वो ये है कि 2 स्ट्रेट लाइन जब भी आपस में टकराती है और उनके बीच में जब 90 डिग्री बनता है तो उसकी कुछ शेप इस तरीके से होती है कि एक परपेंडिकुलर लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। परपेंडिकुलर लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जब आपस में मिलती है तो उनके बीच में जो शेप बनती है
वह कुछ इस तरीके से बनती है बच्चों। समझ में आया कि हम राइट एंगल को ऐसे क्यों दिखाते हैं और कोण को ऐसे क्यों दिखाते हैं। तो ये था हमारा राइट एंगल और एक्यूट एंगल के अंदर डिफरेंस। अब अगले पे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में हम ऑब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं। अब अगला है बच्चों हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, यानी एक ऐसा कोण जिसे हम, ऑब्ट्यूस एंगल को हम हिंदी में क्या जानते हैं पहले ही देख लेते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, यानी एक ऐसा एंगल, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से तो बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा होता है। यानी एक ऐसा कोण जिसको परपेंडिकुलर एंगल यानी समकोण जो भी हमने देखा, राइट एंगल हमने देखा, उससे अगर थोड़ा और इस तरफ रोटेट कराएं तो अब जो एंगल हमारा बनेगा वो 90 डिग्री से तो 100% बड़ा होगा परंतु 180 डिग्री से छोटा होगा। और ऐसा कोण जो है हमारा वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। अब इस घड़ी को वापस देख लेते हैं। अब सर बोलोगे सर आज तो आप घड़ी घड़ी दिखाए जा रहे हो। हाँ बच्चों, तो अगली बार जब घड़ी में कोई भी टाइम बजे तो आप एंगल का नाम ले देना। जैसे अगर अभी आपने देखा 2 बज रहे थे, ठीक है, जब भी 2 बजे तो मम्मी को बोलना एक्यूट एंगल बज गया मम्मी, जब भी 3 बजे तो बोलना कि मम्मी राइट एंगल बज गया। इसी तरीके से अब जब 4 बजेंगे तो हम बोलेंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल बज रहा है। कैसे, ये जो एंगल है ना बच्चों हमारा, ये मिनट एंड और आर एंड के बीच में जो एंगल है, इसका मान हमेशा मेरा 90 डिग्री से बड़ा आएगा परंतु 180 डिग्री से छोटा आएगा, और ऐसे कोण को हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। और इसी प्रकार अगर मैं घड़ी में 6 बजा दूं ना बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल यानी सीधा कोण। समझ रहे हैं आप, स्ट्रेट एंगल, इसका मान एग्जैक्टली जैसे 90 डिग्री था, इसका अगर सीधी रेखा, एक सीधी रेखा के बीच में बनने वाला कोण जो होता है बच्चों हमारा, वह क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेट एंगल, जिसका मान एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ इस घड़ी में 6 बज रहे हैं, इस घड़ी में जो मिनट एंड है और आर एंड है वो एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण कर रही है। और स्ट्रेट लाइन के निर्माण होने से जो ये कोण बन रहा है हमारा, ये हमारा क्या कहलाया, स्ट्रेट एंगल यानी अधिक कोण, जिसका मान एग्जैक्टली अगर हम डी रख के मेजर करें तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो अब जब 6 बजेंगे तब जब हम क्या बोलेंगे मम्मी को कि मम्मी स्ट्रेट एंगल बज गए। समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी अगली स्लाइड में कि कौन से 4 प्रकार के एंगल्स हो गए, अब कौन से 2 प्रकार के एंगल बच रहे हैं वह देख लेते हैं। अब अगला है बच्चों हमारा रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिव्रत कोण। अब देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ये भी बड़ा ही आसान है बच्चों। जैसे हम किसी से बढ़ा के दूसरे एंगल का नाम लिए जा रहे हैं ना, 0 से बढ़ाया तो एक्यूट एंगल, 90 पे ले आए तो राइट एंगल, 90 से बढ़ाया तो ऑब्ट्यूस, 180 पे ले आए तो स्ट्रेट। अब इसी प्रकार 180 से बढ़ा दो परंतु 360 से कम रखो तो क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हम कह सकते हैं कि जो ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा हो। अब वापस घड़ी पे आ जाते हैं। ये घड़ी थोड़ी ब्लर हो गई है क्योंकि बहुत देर से यूज में आ रही है ना। तो देखो बच्चों, इस घड़ी में 8 बज रहे हैं, मैं बता देता हूं आपको, इस घड़ी में 8 बज रहे हैं। तो जब 8 बज रहे हैं ना बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि यहां से शुरू हुई थी, 4 पे गई, 6 पे आई, अब 8 बजा दिए, ठीक है। तो अब जो कोण था ना, इसका मान था बच्चों 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो ऐसे में जो कोण हमारा बना वह क्या बना, हमारा रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिव्रत कोण। बच्चों समझ में आया रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। अब अगली बार जब 8 बजेंगे यानी 6 से ज्यादा होंगे तो आप क्या बोलोगे कि मम्मी रिफ्लेक्स एंगल बज गया है। बहुत अच्छे से समझ में आया ना रिफ्लेक्स एंगल। इस घड़ी के माध्यम से हमें देखो कितने आसानी से एंगल समझ में आ रहे हैं। अब आखिरी प्रकार है वो भी देख लेते हैं फटाफट से। वो क्या है हमारा स्ट्रेट एंगल, जिसे हम फुल रोटेशन बोलते हैं। फुल रोटेशन क्यों, क्योंकि जब ये घड़ी का आर एंड यहां से शुरू हुआ चलना और वापस यहीं पे आके अगर खत्म हो जाए, इसे हम एक फुल रोटेशन यानी एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में इस एंगल को हम कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण का नाम देते हैं, जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा या फिर किसी से बड़ा कुछ नहीं होता है, जिसका मान एग्जैक्ट हमारा 360 डिग्री आता है। और ऐसे में जैसे आप वापस इस घड़ी पे देखेंगे तो 12 बज रहे हैं बच्चों। इस घड़ी में रात के 12, सुबह के 12, जो मर्जी आए वो बजा लो, ठीक है। तो इसमें यहाँ से कोण चालू हुआ था और वापस घूम के यहीं पे आ गया, तो एक फुल रोटेशन हो गया और जिसका मान कितना है बच्चों हमारा 360 डिग्री। इस एंगल को हमने फुल रोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जिससे कंप्लीट एंगल आपके बुक्स में लिखा हुआ है और संपूर्ण कोण हिंदी की बुक्स में लिखा हुआ है। ऐसे कोण जिसका मान एग्जैक्ट हमारा 360 डिग्री होता है, इस कोण को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल यानी फुल रोटेशन। तो बच्चों ये 6 प्रकार के एंगल थे हमारे पास। इन 6 प्रकार के एंगल ये कौन से थे, जो कि रेखा की मदद से बन रहे थे, कि 2 रेखा आपस में आके मिल रही हैं, ठीक है। उन रेखाओं की मदद से हमारे क्या बन रहे थे, कोण बन रहे थे, ठीक है। ऐसे कोण हमारे क्या थे, 6 प्रकार के थे और उन 6 प्रकार के कोणों की हमने भी आपके सामने बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों फटाफट देख लेते हैं कि एक बार हमने कौन कौन से 6 प्रकार के एंगल देख लिए। सबसे पहला प्रकार हमने कौन सा देखा था, एक्यूट एंगल का देखा था, जिसका क्या कहना था कि मैं एक ऐसा कोण हूं जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा होता है। उसके बाद हमने देखा था राइट एंगल को, कौन से एंगल को, समकोण को, जो कहता था कि मेरा मान 90 डिग्री होता है एग्जैक्टली, मतलब जब भी दो लाइन मिलती है और उनके बीच में जो कोण बनता है उसकी वैल्यू जो आती है अगर हमारी 90 डिग्री होती है तो वह हमारी राइट एंगल के नाम से जाना जाता है, यानी समकोण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर वैल्यू 90 डिग्री से बढ़ जाए परंतु 180 डिग्री से छोटी हो तो वह कोण किस नाम से जाना जाता है, हमारे ऑब्ट्यूस एंगल के नाम से, यानी अधिक कोण के नाम से जाना जाता है, जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा होता है परंतु किससे छोटा होता है बच्चों, 180 डिग्री से छोटा होता है। इसी प्रकार जब दो सीधी रेखाएं आपस में अपोजिट डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करती है तो वह कोण जो बनता है वह 180 डिग्री बनता है। हमारा कौन सा कोण बनता है बच्चों, 180 डिग्री का कोण बनता है, और वह हमारा स्ट्रेट एंगल यानी सीधा कोण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला था हमारा रिफ्लेक्स एंगल। सिंपल एंगल है, अगर 180 डिग्री से बढ़ जाए परंतु 360 डिग्री से छोटा हो तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवृत्त कोण के नाम से जाना जाता है, जिसकी वैल्यू किससे बड़ी होती है बच्चों, 180 डिग्री से बड़ी होती है परंतु किससे छोटी होती है, 360 डिग्री से छोटी होती है। तो बच्चों अब अगला जो है हमारा वह शेप की मदद से बनने वाले कोण, यानी शेप की बात कर लें तो एक बहुत ही सुंदर सा पिरामिड मैंने आपके सामने लाके खड़ा कर दिया है, देख रहे हो। शेप की मदद से बच्चों दो तरीके के कोण बनते हैं, पहला होता है इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण, दूसरा होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी कोण। अब बड़े ही आसान तरीके से मैं अगर आपको ये समझाऊं ना तो आप सब अपने घर में या अपने आसपास कोई ना कोई आकृति या कोई ना कोई शेप जरूर देखते हो। तो बच्चों उन शेप की बाउंड्री के जो अंदर बनते हैं, बाउंड्री मतलब समझ रहे हो ना आप, उन बाउंड्री के अंदर जो बनते हैं ना कोण, वह कोण हमारे इंटीरियर यानी आंतरिक कोण कहलाते हैं। और इसी प्रकार अगर बाउंड्री के बाहर जो भी कोण बन रहा है हमारा तो वह हमारा एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी कोण बनता है, जिसे हम हिंदी में बाह्य कोण भी कहते हैं। अब देख लें अगर हम तो इस फिगर के अंदर, इस पिरामिड के अंदर ही, तो ये जो एंगल अंदर की तरफ बन रहे हैं ना बच्चों, ये तीनों एंगल हमारे इंटीरियर एंगल कहलाए, और ये जो कोण हमारे बाहर बन रहा है, इस पिरामिड के बाहर बन रहा है जो हमारा, वह हमारा बाहरी कोण कहलाया। तो आप लोग को समझ में आया इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। इसे और अच्छे से एक बार समझ लेते हैं अगली स्लाइड में। बच्चों और अच्छे से समझने के लिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन यानी आंतरिक और बाहरी कोण की एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहती है। कहती है कि इंटीरियर एंगल्स आर दोज दैट लाई इनसाइड द पॉलीगन और अ क्लोज शेप हैविंग साइड्स एंड एंगल्स। बड़ी आसान भाषा में इसने क्या कह दिया, इसने ये कह दिया कि कोई भी बहुभुज जो आप मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं यानी पॉलीगन जो आप मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, या कोई भी शेप, उसके अगर अंदर एंगल आ रहा है ना तो ये सभी एंगल हमारे इंटीरियर एंगल कहला देंगे। और अगर उस शेप के बाहर कोई एंगल बन रहा है जो कि एक्सटीरियर एंगल है, अगला पार्ट है उसे आगे चल के पढ़ते हैं, पर इसे एक बार हिंदी में जरूर पढ़ लेते हैं। वो ये आंतरिक कोण वह कोण होते हैं जो किसी बहुभुज के अंदर बनते हैं, यानी बहुभुज के अंदर बनने वाले सभी कोण हमारे आंतरिक कोण कहलाते हैं। अब बच्चों समझ में आया, बहुभुज मतलब पॉलीगन, कोई भी साइड हो, त्रिभुज हो, क्वाड्रिलेटरल हो, और कोई भी साइड हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर अगर कोई भी एंगल बनेंगे, जितने भी एंगल बनेंगे वे सभी हमारे इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। और इसी प्रकार अगर एक्सटीरियर की बात कर ले तो डेफिनेशन कहती है कि एक्सटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड आउटसाइड द शेप बिटवीन एनी साइड एंड लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम द एडजेसेंट साइड। मतलब क्या कह गया इस डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन में बड़ी आसान सी बात इसने कही कि अगर किसी साइड या किसी शेप के अंदर, समझ रहे हो आप, किसी शेप के अंदर अगर उसकी किसी भी एक भुजाग को मैं बढ़ा दूं और उस भुजाग को बढ़ाने से जो कोण बाहर की तरफ बन रहा है वह कोण हमारा एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी कोण कहलाता है। बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बहिष्कोण वह कोण होते हैं जो किसी बहुभुज के बाहर बनते हैं, यानी बहुभुज के बाहर बनने वाले सभी कोण हमारे बहिष्कोण कहलाते हैं। यानी किसी भी पॉलीगन या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई से भी फिगर या कोई से भी शेप की बात कर लो, उनके अगर बाहर कोई एंगल बन रहा है, किसी भी भुजा को बढ़ाने से उसकी मदद से कोई बाहर एंगल बन रहा है, तो वह कोण हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, बहिष्कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहिष्कोण। तो आया बच्चों समझ में कि अब शेप की मदद से कौन कौन से एंगल बनते हैं। इसी प्रकार हमारा ये चैप्टर यानी
लाइंस एंड एंगल्स का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें हमने आपको उसके बेसिक कंसेप्ट, जो कि कोई भी मैथ्स का कोई भी चैप्टर पढ़ लो बच्चों, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तो आपको आगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसी प्रकार आज इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराने के सोचे हैं। जैसे कि अगर मैं इसको आगे वाले इसमें दिखाऊं तो जैसे मैंने आपसे पहले ही बात कर ली थी कि आंतरिक कोण और बाहरी कोण क्या होते हैं। जैसे अंदर वाले सारे कोण, ये सभी कोण मेरे क्या थे, आंतरिक कोण थे, और जो बाहर बन गया इस साइड को बढ़ाने से वो क्या हो गया मेरे बाहरी कोण। इसी प्रकार आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा लेवल बढ़ता चला जाता है क्वेश्चंस का, कॉन्सेप्ट का। तो उससे पहले अगर हमारे बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो तो हम कह सकते हैं कि हमें चैप्टर और ही अच्छे तरह से समझ में आएगा और हमें मैथ पढ़ने में बड़ा मजा आएगा बच्चों। तो इसी प्रकार अब अगले वीडियो में हम इसकी कुछ और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर से रिलेटेड है। क्लास 6, 7 और 9 का कोई भी बच्चा अगर समझना चाहे तो हर बच्चा आसानी से इस वीडियो के थ्रू से समझ सकता है। तब तक के लिए थैंक यू।